Hey guys, welcome back to Kaishan Capital. I hope you are doing well. So we have covered a lot of videos on banking sector. तो मैंने बोला था कि मैं लगातार एलसी के ऊपर वीडियोस डालूंगा. फॉरेन एलसी, इंडियन एलसी, एसबी एलसी, हमने उनके ऊपर वीडियो बना दी है. तो आज का जो टॉपिक है वो है रिवोकेबल एलसी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवोकेबल का मतलब क्या होता है? देखो, मैं आपको जो एग्जांपल देने वाला हूँ वो ना आपको चैट जीपीटी में मिलेंगे, ना आपको ग्रॉक एआई में मिलेंगे. वो किसी भी एआई प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एआई कैन नेवर बीट एक्सपीरियंस. एक ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, एक ह्यूमन इमोशंस होते हैं, उनको एआई कभी भी बीट नहीं कर पाएगा. आप समझ रहे हैं? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसी वीडियोस को लाइक करते जाइए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है जी. तो रिवोकेबल का मतलब क्या होता है? रिवोकेबल का मतलब होता है विड्रॉन. विड्रॉन, विड्रॉन, कैंसल्ड. ठीक है, बस. या फिर विड्रॉन, कैंसल्ड या कॉल्ड अप. बेसिकली ये दो तो मीनिंग होते ही हैं. देखो होता क्या है, इनकम टैक्स एक्ट आपने सुना होगा. इनकम टैक्स एक्ट होता है, उसमें मान लो एक आदमी है, ठीक है, उसकी जो सैलरी है वो है 80 लाख पर एनम. 80 लाख, 80 LPA. वो क्या है, एक कंपनी का सीएफओ है, ठीक है. और वो बोलेगा यार मेरी सैलरी तो 80 लाख पर एनम है, इसमें तो मेरे को बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, ऊपर सरचार्ज लगेगा. क्या लगेगा? सरचार्ज. भारत में क्या होता है, 50 लाख से ऊपर जैसे ही आपकी इनकम पहुंचती है तो आपके पास 30% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है, और उसके ऊपर सरचार्ज लगता है, यानी एडिशनल टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स. इसे सरचार्ज को टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं, या टैक्स अपॉन टैक्स. ठीक है जी. तो रिवोकेबल का कंसेप्ट यहाँ कैसे आ गया, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. तो वो बोलेगा, हस्बैंड के पास जो है, जो आदमी है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो बोलेगा यार उस प्रॉपर्टी से मेरी करीब करीब 1 साल की इनकम जो होती है वो 12 लाख होती है. 12 लाख. अगर मैं 12 लाख इसी में जोड़ दूँ तो बाप रे 92 लाख तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा. तो ये क्या होती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. वो सैलरी है, ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो बोला क्यों ना मैं इस घर को अपनी बीवी के नाम कर दूं, या बीवी को ट्रांसफ़र कर दूं. अच्छा, लेकिन अब दो टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं. एक होता है रिवोकेबल ट्रांसफ़र, एक होता है इर्रिवोकेबल ट्रांसफ़र. इर्रिवोकेबल ट्रांसफ़र. देखो, इर्रिवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब ये है सेल डीड वगैरह बन जाती है और बीवी के नाम ही प्रॉपर्टी हो जाती है, कि हर उस प्रॉपर्टी की मालकिन, उस प्रॉपर्टी से आने वाले रेंटल इनकम सब कुछ उसकी ही. लेकिन रिवोकेबल ट्रांसफ़र में क्या होता है, कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी जाती है. लेकिन आई थिंक सेल डीड वगैरह नहीं बनती है, उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में हमको नहीं जाना. मैं आपको केवल बता रहा हूँ रिवोकेबल का मतलब क्या होता है. तो रिवोकेबल में क्या होता है, पति ने ये इनकम पत्नी के नाम पे करवाने के लिए क्या बोला कि अभी के लिए तो प्रॉपर्टी रख ले यार, और जो प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है ना वो अपनी इनकम दिखाइयो. लेकिन इनकम टैक्स बहुत तेज दिमाग वाला है. इनकम टैक्स बोलेगा अच्छा तेरे पति तो कमाती नहीं, कुछ कमाते वमाते है नहीं, वो तो हाउस वाइफ है, तो उसकी इनकम को तो दिखा रहा है 12 लाख, जबकि उसका तो घर ही नहीं है. और ये रिवोकेबल ट्रांसफ़र है, यानी तू कभी भी आने वाले समय में तू वो घर उससे वापस ले सकता है. तो जब तू घर वापस लेता है, ले सकता है, तो इनकम भी ले सकता है. इसका मतलब तूने जानबूझ के टैक्स बचाने के लिए, टैक्स सेव करने के लिए तूने अपनी इनकम को अपनी अपनी वाइफ के नाम कर दिया. यानी ए ने टैक्स बचाने के लिए अपनी बीवी के नाम पर वो प्रॉपर्टी कर दी, या प्रॉपर्टी की वो जो आने वाली इनकम है वो अपने बीवी के नाम पे कर दी. तो इनकम टैक्स कहता है नहीं, दिस इज नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स. एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग. क्लबिंग, तो क्लबिंग मतलब होता है क्लबिंग ऑफ इनकम होती है. यानी अगर पत्नी के पास ऐसी कोई इनकम आ रही है जो जिसका सोर्स ऐसा, जो उसका सोर्स है, पत्नी की जो इनकम आ रही है उसका सोर्स क्या है, घर. और घर किसका है, आदमी का. उसने तो कुछ समय के लिए वहाँ ट्रांसफ़र किया है, लेकिन है तो उसका घर. तो वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र है, उसको वो घर कभी भी मिल सकता है, और वो इनकम भी आने वाली उसी घर से वो उसको जो है पति के इनकम में टैक्स हो जाएगी. तो ये है रिवोकेबल ट्रांसफ़र. कभी भी घर वापस हो सकता है और कभी भी इनकम वापस हो सकती है. तो जब इनकम वापस हो सकती है तो अभी लेना, अभी के भी टैक्स कर,
और एक काम कर, 92 लाख पे टैक्स दे। 80 लाख पे नहीं, जो इनकम तेरी बीवी के नाम पे तुमने ट्रांसफर कर दी उसके नाम पे भी हमको टैक्स दे, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। तो रिवोकेबल एलसी का भी यही कंसेप्ट है। एक बार बैंक की इशू करता है किसी, हमारे बैंक ने, इंडिया के बैंक ने बाहर के बैंक को अगर रिवोकेबल एलसी इशू कर दी तो वो कभी भी रिवोक हो सकती है। अब वो रिवोक कब होगी? जब इशूइंग बैंक चाहेगा, या जब बायर चाहेगा। तो जनरली इसको बहुत डेरोगेटरी माना जाता है। क्या माना जाता है? डेरोगेटरी, डेरोगेटरी। और अगेंस्ट अगेंस्ट गुड फेथ, गुड अगेंस्ट गुड फेथ। तो यही है इसका कंसेप्ट, बस खत्म। अब इसमें होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। रिवोक के मैंने क्या बताया, पति ने टैक्स बचाने के लिए अपनी जो प्रॉपर्टी है वो पत्नी के नाम कर दी और बोला कि जो इसकी इनकम आएगी तो अपने में दिखा दियो। लेकिन इनकम टैक्स ने देखा केवल नाम ही करिए, ये तो रिवोकेबल ट्रांसफर है, क्योंकि जो इनका एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये लिखा है कि कुछ समय के बाद ये प्रॉपर्टी पति के हाथ में आ जाएगी। अच्छा, तो तूने टैक्स बचाने पे अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी? नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। वो पत्नी की प्रॉपर्टी है मान लिया चल, लेकिन तेरा जो कंट्रोल है वो तेरे हाथ में है, पति के हाथ में। तो तेरे नाम पे वो टैक्स हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल इंटरेस्ट और रिवोकेबल ट्रांसफर। आपने कोई ट्रांसफर किया लेकिन वो रिवोक है, आपने किसी को गाली दे दी, लेकिन सामने वाला चल ठीक है माफ़ किया, तो तूने, तुम्हारी गाली वापस होगा एक तरह से। लेकिन इरिवोकेबल क्या होता है? आपने किसी को शब्द, आपने किसी को गंदी गाली दे दी, किसी को गलत शब्द बोल दिए, लेकिन आप वो वापस नहीं ले सकते। दैट इज कॉल्ड इरिवोकेबल। तो अभी इरिवोकेबल एलसी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम रिवोकेबल एलसी पढ़ रहे हैं। तो रिवोकेबल एलसी क्या होती है? इशूइंग बैंक होता है, वो एडवाइजिंग बैंक को जो है एलसी इशू करता है, लेकिन एलसी के अंदर एक टर्म एंड कंडीशन में डाल देता है कि दिस एलसी will be revoked at our own discretion, at our own डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब हमारी इच्छा से हम जब चाहें एलसी की कंडीशन को अमेंड कर सकते हैं। तो सेलर बोलेगा मैं पागल हूँ क्या, मैंने अपने गुड्स शिप कर दिए और माने तेरा बायर बोले अरे यार पैसा ही नहीं है, और ए भाई मेरे बैंक एक काम कर, एलसी को रिवो कर दे, एलसी को कैंसिल कर। अरे सेलर का गुड्स वहाँ से उठ के चले भी गए और तो तेरी पेमेंट भी नहीं हुई। तो ये इस टाइप के जो कंसेप्ट है वो फेल हो चुके हैं, और इस नाम की कोई अब एलसी मार्केट में होती नहीं है। इसको बहुत ही गंदी एलसी माना जाता है और बोला जाता है कि भाई इस एलसी को इशू नहीं करना भाई, क्योंकि देखो यार इसमें नुकसान किसका है? सेलर का। सेलर का नुकसान है, और मजे किसके हैं? इन दोनों के। इन दोनों कभी भी अपनी कंडीशन बदल के कभी भी एलसी को रिवोक कर लेंगे, कभी भी एलसी को कैंसिल कर देंगे, एक्सपायर कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे, विड्रॉ कैंसिल कर देंगे, कॉल्ड अप कर देंगे। हमने कॉल्ड अप मतलब देखिए, आपने एलसी इशू तो कर दी, लेकिन हमने बोला अरे हम चाहे तो इसको कंडीशन अमेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अमेंड, कंडीशन अमेंड कर सकते हैं। तो कंडीशन हमने अमेंड कर दी। मान लो एलसी इशू थी, एलसी जो इशू करी वो 1 लाख की करी, ठीक है। आपने बोला नहीं 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 नहीं, एलसी 1 लाख की इशू तो कर दी, लेकिन हमने अब उसको 80,000 बना दिया, आपने अमेंड कर दी। तो इस टाइप की एलसी को डेरोगेटरी माना जाता है, और इस टाइप की एलसी अब बंद हो चुकी है मार्केट में। तो इस कंसेप्ट में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। कभी क्वेश्चन आ गया बैंकिंग इंटरव्यू में या बैंकिंग एग्जाम में, व्हाट इज़ रिवॉल्विंग एलसी और व्हाट इज़ रिवोकेबल एलसी। देखो रिवॉल्विंग एलसी भी बहुत कम होती है, लेकिन उससे भी कम जो कंसेप्ट खत्म ही हो गया मार्केट से वो है आपका रिवोकेबल एलसी। रिवॉल्विंग एलसी मैं आपको समझा चुका हूँ कल, तो उसको वीडियो को जाके देखिए। और जो रिवोकेबल एलसी है वो क्या है? अगर आपने एलसी इशू कर दी, लेकिन आप उसको अमेंड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो वो बन जाती है आपकी रिवोकेबल एलसी। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। और इसमें ज़्यादा सीखने को कुछ है नहीं, सच बता रहा हूँ, इसमें कुछ सीखने को है नहीं। आप कोई भी चीज़ को कैंसिल कर सकते हो। तो इसमें हाँ एक कंसेप्ट और है, एक कंसेप्ट और है, इसमें कोई कन्फर्मिंग बैंक नहीं होता। मैंने आपको बताया था, कन्फर्मिंग बैंक क्या होता है? सेलर बोलता है बायर से, देख भाई तेरे बैंक ने एलसी इशू कर दी मान लिया, लेकिन अब मुझे एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। तो एक काम कर, एक बैंक और इंतजाम कर, यानी वो बैंक जो डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। यानी एक सिक्योरिटी तो इसने दे दी इशूइंग बैंक ने, लेकिन एक और सिक्योरिटी देने वाला बैंक आएगा, दैट इज कॉल्ड आपका
कन्फर्मिंग बैंक। तो अब जब तेरी एलसी की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो एलसी कभी भी अमेंड कर सकता है, तो कभी एलसी कैंसिल कर सकता है, तो उन चीज़ों की गारंटी मैं कैसे दे सकता हूँ? तो इस सिनेरियो में कोई भी कन्फर्मिंग बैंक नहीं होता। ये जो इंटरनेशनल लॉ मैंने आपको बताया था ना, यूनिफॉर्म कस्टम फॉर प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंटेड क्रेडिट, यूसीपीडीसी, उसके अंतर्गत इस केस में कोई कन्फर्मिंग बैंक हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। बात खत्म। आपने बोला कि मैं 100 साल जीऊँगा, लेकिन अभी कोई गारंटी है? मैंने बोला जन्मेजय 100 साल जिएगा। मेरे पिताजी बोलेंगे, देखो उनका प्यार है, वो बोलेंगे हाँ मेरा बेटा 100 साल जिए, बट लेकिन वो गारंटी नहीं दे सकते कि मैं 100 साल जीऊँगा। तो आई एम रिवोकेबल एलसी फॉर माय पेरेंट्स, कि मैं अभी बाहर निकला, अभी यहाँ से घर से बाहर निकला, मुझे किसी गाड़ी ने उड़ा दिया, मैं मेट्रो से गया, एक बंदा, अभी दिल्ली में अभी हादसा हुआ, एक बंदा चलते-चलते मेट्रो के नीचे कूद गया। बताओ, अच्छा खासा वो ऑफिस जा रहा था, मेट्रो से कूदने की ज़रूरत क्या थी? मेट्रो से कूद गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो कोई नहीं जानता आपका क्या होने वाला है। सो दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ रिवोकेबल एलसी। तो अगला जो वीडियो होगा वो आई थिंक इर्रिवोकेबल भी होगा। इर्रिवोकेबल इससे बिल्कुल उल्टा है। सेम एलसी का जो कांसेप्ट है वो इर्रिवोकेबल एलसी में कवर होता है। तो वी विल टॉक इट, मतलब हम उसके बारे में बाद में ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज का जो सेशन है हम यहीं एंड अप करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।